ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, इकरा हसन कैराना से अखिलेश यादव की सांसद यानी कि समाजवादी पार्टी की सांसद, जो कि जब भी बयान देती हैं चर्चाओं में आ जाती हैं। और इस बार लोकसभा का सत्र चल रहा है और संविधान पर चर्चा हो रही है और उसको लेकर यहां पर भाषण दिया गया इकरा हसन की तरफ से। और जब इकरा हसन ने बोला तो उस पर चर्चाएं शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ इकरा हसन की बातचीत हो रही है। इकरा हसन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया, केंद्र सरकार में मोदी सरकार को घेरने का काम किया, मुसलमानों के हक की बात की। इसके साथ ही साथ देश भर में और दुनिया भर में जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो देश कोई भी हो, उनके हक की बात की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की बात की, यानी कि हिंदुओं की बात की, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसकी बात की है। तो एक बार फिर से ये कहा जाए कि इकरा हसन ने अपने बयान से, अपने भाषण से लोगों का दिल जीत लिया तो गलत नहीं होगा। जो लोग बैठे हुए थे, यानी कि जो सांसद बैठे हुए थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर विपक्ष के हों, यानी सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हर कोई शांत होकर इकरा हसन को केवल और केवल सुन रहा था। इकरा हसन बैठी हुई थी, बगल में रामपुर के सांसद बैठे हुए थे समाजवादी पार्टी के, पीछे आदित्य यादव, शिवपाल सिंह यादव के बेटे बैठे हुए थे, पुष्पेंद्र सरोज बैठे हुए थे, युवा चेहरा है। और जब इकरा हसन बोल रही थी तो पीछे से टेबल थपथपा रहे थे जो साथी सांसद हैं इकरा हसन के, यानी कि समाजवादी पार्टी के। तो एक एक करके हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि आखिर इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, इकरा हसन का हर वो भाषण, हर वो अंश हम आपको सुनाएंगे, जिसके बाद चर्चाएं खूब हो रही हैं इकरा हसन की। इकरा हसन की तारीफ हो रही है कि आखिर इकरा हसन ने इतना अच्छा भाषण दिया है। तो इकरा हसन ने जो भाषण दिया दोस्तों, उसमें सबसे पहले उन्होंने संविधान निर्माताओं को धन्यवाद दिया और उन्होंने संसद में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूं। इसके साथ ही साथ दोस्तों और क्या कुछ कहा गया इकरा हसन की तरफ से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इकरा हसन ने कहा कि मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर से ये बताना चाहती हूं कि आज देश पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के समुदाय को अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादी की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ये बड़ी बात बोली है इकरा हसन ने। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज ऐसा लगता है कि संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। जी हाँ, यानी कि केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है, यूपी सरकार पर सवाल उठाया। आगे कहा कि आज हिंदुस्तान में देश के हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक समुदाय, जी हाँ, कहती हैं इकरा हसन कि मगर अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर जो मुसलमानों पर कहर टूटा है, वो किसी से छिपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। जरा ये अंश सुनिए इकरा हसन का, उसके बाद आगे की बात सुनाएंगे आपको। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज़ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। दोस्तों, इकरा हसन यहीं नहीं रुकी। इसके बाद इकरा हसन ने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए योगी सरकार को निशाने पर लिया, बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। इकरा हसन ने अनुच्छेद 15 का हवाला दिया और कहा कि संविधान कहता है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी अन्य वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। देश में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर के जरिए घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ आम हो गया है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। जी हाँ,
बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। संभल का मुद्दा भी उठाया इकरा हसन ने, संभल का मुद्दा उठाया और कहा कि संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई है और सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, इकरा हसन का यह कहना है। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं या तो आंखें बंद किए हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। तो ये बात कही गई है इकरा हसन की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया है कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालात ये हैं कि आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अमल नहीं हो रहा है, ये कहना है इकरा हसन का। और जब इकरा हसन बोल रही थी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, वो किस तरह से एग्रेशन के साथ आक्रामक तरीके से बोल रही थी। बीच में उनको बैठने के लिए भी बोला, समय भी हो गया था, अध्यक्ष जी ने बैठने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 मिनट सर, अभी हम पहले अपनी पूरी बात रख लें। जरा सुनिए अगला। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इकरा हसन यही नहीं रुकी। इसके बाद इकरा हसन ने जो दुकानों में नेम प्लेट लगाने का मुद्दा सामने आया था उस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में कई राज्यों में दुकानदारों को अपना नाम बोर्ड पर लगाने के लिए बाध्य किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानून का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। कई आरोप लगाए हैं। जी हाँ, उनका कहना था कि असल मंशा कुछ और थी। नेम प्लेट लगाने का मकसद मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जा सके। ये बात कही गई। मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल इलाके में घर खरीदने का पर विरोध का सामना करना पड़ा, इसका जिक्र किया। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यति नरसिंहानंद का जो बयान आया था उस बयान को कहा इकरा हसन ने कि बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन इस बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधा उत्तर प्रदेश की इकरा हसन ने। हेट स्पीच न सिर्फ जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इसने असंवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित किया है। जरा सुनिए इकरा हसन का बयान। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे
अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। दोस्तों इसके बाद इकरा हसन ने जो शेखर यादव हैं, जस्टिस शेखर यादव का बयान था उसको लेकर भी अपनी बात रखी, उस पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही साथ वक्फ बोर्ड बिल जो ला रही है सरकार, उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। इकरा हसन ने कहा कि सरकार वक्फ जैसे धार्मिक बिल लाकर अल्पसंख्यकों को धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, तमाम बातें बोली हैं इकरा हसन ने और खूब चर्चाएं हो रही हैं, इन्हीं बयानों की खूब चर्चाएं हो रही हैं। सुनिए जरा। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इसके बाद इकरा हसन ने यूपी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। इकरा हसन ने कहा कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश में नफरत भरे भाषण देने, बुलडोजर से घरों को गिराने की घटनाएं आम हैं। इकरा हसन ने संभल हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि सांप्रदायिक बैर को बढ़ावा देने वाले बयान समाज को खोखला कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी इकरा हसन ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घटनाएं हृदय को आहत करने वाली हैं। ये बात कही गई। भारत हो या फिर बांग्लादेश हो, हर देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी उस देश की सरकार की है। तो तमाम बातें कही गई हैं और सरकार जो है वो अनदेखी कर रही है इन सारी चीजों को देख नहीं रही है। ये बातें कही गई इकरा हसन की तरफ से, जरा सुनिए। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। दोस्तों आखिर में इकरा हसन ने किसानों का मुद्दा भी उठाया कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है राष्ट्र विरोधी करार दे रही है। ये बात कही गई इकरा हसन की तरफ से और उसके बाद एक शेर के जरिए अपनी बात को, अपने भाषण को विराम दिया। इकरा हसन ने, कैराना से सांसद हैं, जो एक शेर पढ़कर उन्होंने अपने भाषण को विराम दिया। जरा सुनिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें तो वे सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी। बेनीवाल जी, तो सुना दोस्तों आपने, इकरा हसन ने एक एक करके सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो जब भी सदन हो या फिर सड़क हो, इकरा हसन जब भी कोई भाषण देती है, बात करती है, बड़ी खबर बनकर निकलती है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है और एक बार फिर से चर्चाएं इकरा हसन की खूब हो रही हैं अपने इस भाषण के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।